नमस्कार दोस्तों, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि जात पात खत्म हो गई। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। तो ये क्या है? चमा चूड़ा पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं। यार वो व्यक्ति ये बोला कि तू ओए एक काम कर, ये क्या लग रखा है वर्मा वर्मा, इसको हटा और मिटान मेरे सामने मिटान। बोलो सुन, ये तेरी जो जाति है ना, वही लिख, जो जाति तेरी चमार है वो चमार ही लेके आ, वर्मा तो हम हैं। अगर एक झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा, आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा, आई वोंट टेक दैट। 2020 में हाथरस की 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और घर वाले रोकते रहे, लेकिन पुलिस ने रात को ही चुपचाप उसकी बॉडी जला दी। The lie in a way that you have busted, that the police in a way lied through their teeth and did not even allow in the end the family to bury their daughter in the morning as they wanted, insisted that the burial take place late in the night. This is the reality, my friends, of what happened. Listen in to the victim who lost her battle for life, telling a horrific tale of pain. कई राज्यों में दलित दुल्हों को सिर्फ घोड़ी पर बैठने पर रोका गया और उन पर हमले हुए। भाई यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई मारा गया तो अलीगढ़ के अंदर ग्राम सभा सराना में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है। भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नारायणों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही सब हमारी समस्या से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के बाद जानलेवा में हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें? क्या ठाकुर इतने चल रहे हैं? सिर्फ इंस्टाग्राम की डीपी पर साफा और चश्मा पहनकर फोटो लगाना दलित लड़के को पीटने की वजह बन गया। कुछ इंसिडेंट में सिर्फ मूंछ रखने या अच्छे कपड़े पहनने पर भी दलित लड़कों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। सोचिए 1946 की ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन इसकी झलक आज भी देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाती है। भैया ये नीचे रख दूं? एक सेकंड। डायरेक्ट नहीं ले सकते भाई, तो डायरेक्शन नहीं सकते, किस वाला की चीज है। थैंक यू। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 यहाँ जाओ, जाओ हटो यहाँ जाओ, जाओ हटो, जाओ और घर देखो, जाओ घर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ परिवार। बात खराब है इनका। ये यहाँ कुछ दलित लोग हाथ में चप्पल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऊंची जाति के घर के आगे चप्पल पहनकर जाने की आज भी अनुमति नहीं है। अब जरा सोचिए, जब रिजर्वेशन होने के बावजूद देश का ये हाल है, तो अगर ये नहीं होता तो समाज के इस तबके का क्या हाल होता। इसके साथ ही एक बात शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी एक कास्ट या कम्युनिटी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं है। ना किसी को विलेन बनाया जाएगा, ना हीरो। जो भी बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कोर्ट के फैसले और लेटेस्ट डाटा के आधार पे होगी। हाँ, बीच बीच में मेरी अपनी राय भी आएगी, लेकिन वो भी लॉजिक और फैक्ट के साथ आएगी, हवा में नहीं। और ये वीडियो बनाने का ट्रिगर भी कोई रैंडम ख्याल नहीं है, एकदम ताजा घटना है। मैं इस मुद्दे पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म होते ही बाजार में एक नई पार्टी आ गई है, आरएच, यानी रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। ठीक सीजेपी की तरह। शॉर्ट में लोग इसे आरएचएम कह रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसके लगभग 60 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। 60 लाख, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस देश में कम से कम 60 लाख लोग तो ऐसे हैं जो खुलकर चाहते हैं कि भारत में रिजर्वेशन खत्म हो जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने अभी खुद देखा कि कास्टिज्म आज भी जिंदा है। हाथरस से लेकर दूल्हा घोड़ी तक, चप्पल वाले सीन तक। तो असली सवाल ये नहीं कि कास्टिज्म है या नहीं, असली सवाल ये है कि जब ये भेदभाव दशकों पहले भी इतना ही भयानक था, तब देश ने इसे ठीक करने के लिए कौन सा रास्ता चुना और वो रास्ता रिजर्वेशन क्यों बना। आज सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट या अपोजिशन में अपनी राय तो दे देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। और इसमें कोई भारी भरकम थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। वही एग्जाम्पल जिसने पहली बार इस देश में रिजर्वेशन का सवाल खड़ा किया था।
सोचिए 2 बच्चे हैं, एक का बाप डॉक्टर है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, घर में किताबें हैं, ट्यूशन है, सब कुछ अच्छा है। दूसरा बच्चा एक ऐसे गाँव में पैदा हुआ जहाँ उसके दादा परदादा को कभी स्कूल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, कुएं से पानी भरने नहीं दिया गया, मंदिर में जाने नहीं दिया गया। अब इन दोनों को एक ही एग्जाम में बैठा दो और बोलो सबको बराबर मौका है, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। क्या ये सच में बराबर कंपटीशन है? बस यही सवाल है जिसने इंडिया में रिजर्वेशन को जन्म दिया। आइए इसके इतिहास में चलते हैं, बहुत पीछे अंग्रेजों के जमाने में। उस वक्त इंडिया में जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी। कुछ जातियों को नीच मान लिया गया था और उन्हें स्कूल जाने का, संस्कृत पढ़ने का, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी करने का कोई हक ही नहीं था। सदियों तक ये लोग सिर्फ सफाई, खेती और मजदूरी जैसे काम करते रह गए, क्योंकि समाज ने उनके लिए बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। दूसरी तरफ सिर्फ कुछ ही जातियों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलता रहा। वही लोग सरकारी दफ्तरों में बैठे, वही जज बने, वही टीचर बने। यानी जब अंग्रेजों का जमाना खत्म हुआ तब तक एक पूरा वर्ग ऐसा बन चुका था जिसके पास ना जमीन थी, ना पैसा था, ना ही पढ़ाई शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास। यही चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत करीब से देखी थी। उन्होंने खुद अपने बचपन में सिर्फ अपनी जात की वजह से स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता था। जब इंडिया आजाद हुआ और संविधान लिखा जा रहा था तब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उनका सोचना एकदम सिंपल था, अगर किसी वर्ग को सदियों तक जानबूझकर पीछे रखा गया हो तो सिर्फ यह कह देने से कि अब सबको बराबर मौका है, बराबरी नहीं आ जाएगी। इसलिए संविधान में SC और ST के रिजर्वेशन रखा गया ताकि उन्हें पढ़ाई और सरकारी नौकरी में शुरुआत में एक सपोर्ट मिल सके। यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं जो अक्सर गलत बताई जाती है। लोग कहते हैं कि अंबेडकर खुद चाहते थे कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए ही रहे, लेकिन सच यह है कि वो 10 साल की लिमिट सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए थी। नौकरी और पढ़ाई वाले रिजर्वेशन के लिए ऐसी कोई टाइम लिमिट रखी ही नहीं गई थी। और खुद संविधान सभा के बहस में अंबेडकर जी ने कहा था कि उनकी कम्युनिटी को तो अभी सिर्फ 2-3 साल से ही इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है, इसलिए उन्हें और वक्त दिया जाना चाहिए। मतलब रिजर्वेशन को सिर्फ परमानेंट या टेम्पररी बोल देना उतना सिंपल नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसके बाद अब यहाँ से कहानी थोड़ी एक्सपेंड होती है। शुरू में रिजर्वेशन सिर्फ SC और ST के लिए था, लेकिन 1979 में कमीशन बनाई गई, मंडल कमीशन। इस कमीशन ने कहा कि सिर्फ SC ST ही नहीं बल्कि बहुत सारी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC जातियां भी समाज में पीछे है और उन्हें भी सरकारी नौकरियों में और कॉलेज सीट्स में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह रिपोर्ट 1980 में आ गई थी, लेकिन सरकार ने इसे कई सालों तक दबा कर रखा। फिर 1990 में प्रधानमंत्री BP सिंह ने इसे लागू कर दिया। अब SC ST और OBC को मिलाकर टोटल रिजर्वेशन 49.5% पहुंच गया, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के यूथ के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई पूरा नॉर्थ इंडिया जल उठा। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट राजीव गोस्वामी ने विरोध में खुद को आग लगा ली। इसके बाद 100 से ज्यादा ऐसे खुद को आग लगाने के मामले सामने आए। सड़कें बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, पूरे देश में बवाल मच गया। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 27% रिजर्वेशन को सही ठहराया, लेकिन साथ में एक नया आइडिया भी दिया, क्रीमी लेयर। मतलब OBC में जो लोग पहले से पैसे वाले हैं और सेटल हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सच में पीछे हैं। बस यहीं से रिजर्वेशन सिर्फ समाज सुधार का मुद्दा नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया जिसे हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करने लगी, जो आज भी करते हैं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं। छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। ये सब दोगलापन है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1961 में शेड्यूल कास्ट मतलब SC के लोगों की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 10% थी, जो आज बढ़कर 66% से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह ST की लिटरेसी जो 2001 में 59% थी, आज वो 70% के आसपास पहुंच चुकी है। IIT जैसे बड़े कॉलेजों में 1970 के दशक में SC ST स्टूडेंट 5% भी नहीं थे, आज वो 20% से ज्यादा हो चुके हैं। आज SC ST और OBC कैटेगरी से IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जज निकल रहे हैं जो पहले इस कम्युनिटी के लिए सोचना भी मुश्किल था। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि जिस चीज का मकसद रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था, उस मकसद में इस सिस्टम ने काफी हद तक काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसकी भी एक सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। नीट जैसे एग्जाम में जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ टॉप 50% में आना होता है, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ टॉप 40% है। यानी एग्जाम एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग। चाहे UPSC हो या फिर किसी सरकारी कॉलेज का एडमिशन
एडमिशन जनरल कैटेगरी के लिए ऐसे कई स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी ज्यादा होते हैं, फिर भी उन्हें सीट नहीं मिलती। इसी वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर मिडिल क्लास और गरीब जनरल कैटेगरी के बच्चे, ये सवाल उठाते हैं, जब हम खुद गरीबों में पल रहे हैं तो सिर्फ हमारी जात की वजह से हमें पीछे क्यों रखा जा रहा है। यही वह जगह है जहाँ से रिजर्वेशन के अगेंस्ट आवाज उठनी शुरू होती है, और ये आवाज सिर्फ नफरत से नहीं, कई बार जेन्युइन स्ट्रगल से भी निकलती है। इसलिए 2019 में एक नया रास्ता निकाला गया, EWS रिजर्वेशन यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 10% कोटा सिर्फ जनरल कैटेगरी के उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पीछे हैं। अब सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है कि चलो जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि टोटल रिजर्वेशन अब 50% से ऊपर जा चुका है, और EWS की उन 10% सीटों के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उसका असर अब उतना नजर भी नहीं आता जितनी उम्मीद थी। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्या 10% कोटा उस गैप को भर पाएगा जो सालों से बना हुआ है, या फिर यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मतलब नाम मात्र का कदम है। अब कुछ रियल घटनाएं देखते हैं जिनके बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी रहेगी। 2015 में गुजरात में पटीदार समाज, जिसे खुद एक खाता पीता समाज माना जाता है, उन्होंने भी OBC स्टेटस मांगना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उनके बच्चों को भी कॉलेज और नौकरी में उतना ही मुश्किल कंपटीशन मिलता है जितना बाकी सबको। हार्दिक पटेल इस आंदोलन का चेहरा बने। ये प्रोटेस्ट इतना हिंसक हुआ कि 14 लोग मारे गए और करोड़ों का नुकसान हुआ। 2016 में हरियाणा में जाट समाज ने भी वही मांग उठाई, हमें रिजर्वेशन चाहिए। प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए, आर्मी बुलानी पड़ी और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। और हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा समाज, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, मनोज जरांगे पटेल की लीडरशिप में बार बार भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नौजवान पीढ़ी को भी आज रिजर्वेशन की सपोर्ट चाहिए। इन सब में एक पैटर्न दिखता है, जो समाज कभी खुद को बहुत ऊपर मानता था वो भी आज यह महसूस कर रहा है कि बिना रिजर्वेशन के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। और यही चीज बताती है कि असली लड़ाई सिर्फ कास्ट की नहीं है, बल्कि बढ़ते कंपटीशन और कम होती नौकरियों की भी है। इसी मोड़ पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या रिजर्वेशन ने कास्टिज्म मतलब जातिवाद खत्म कर दिया? इसका जवाब पूरा हाँ भी नहीं है और पूरा ना भी नहीं है। एक तरफ देखिए, आज भी इंडिया में गटर और सेप्टिक टैंक साफ करने जैसा काम दलित लोग ही करते हैं, और अकेले 2024-25 में ही इस काम के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर दलित समाज से ही आते हैं। आज भी कई गाँव में दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, कई जगह मंदिर में एंट्री नहीं मिलती, और इंटर कास्ट शादी करने पर ऑनर किलिंग तक हो जाती है। ये सब दिखाता है कि जातिवाद सिर्फ कागजों पर खत्म हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, शहरों में, प्राइवेट कंपनियों में, स्कूलों में आज कास्टिज्म उतनी खुलकर नहीं दिखती जितनी पहले दिखा करती थी। इंटर कास्ट शादियां पहले से ज्यादा हो रही है, लोग बिना जात पूछे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सच यही है कि इंडिया बदल तो रहा है, लेकिन हर जगह एक जैसी स्पीड से नहीं। गाँव का इंडिया और शहर का इंडिया दोनों आज भी अपनी अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। इसके अलावा अब एक अनकंफर्टेबल सच, जहाँ भी कोई सिस्टम होता है वहाँ उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, और रिजर्वेशन भी इससे बचा नहीं है। पूरे देश में फेक कास्ट सर्टिफिकेट के हजारों मामले सामने आ चुके हैं, जहां लोग पैसा देकर या गलत डॉक्यूमेंट बनवाकर रिजर्वेशन का फायदा उठा लेते हैं। मध्य प्रदेश में ही एक मामला सामने आया था, जहां 25 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पकड़े गए जिन्होंने फेक ट्राइबल सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी ली थी। महाराष्ट्र में तो सिर्फ एक बार की जाँच में ही हजारों नकली ट्राइबल सर्टिफिकेट पकड़े गए। यह चीज सीधे उन लोगों का हक मार लेती है जिन्हें सच में इस सपोर्ट की जरूरत थी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जांच करने का सिस्टम कमजोर है और उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो चलो अब थोड़ा बाहर की दुनिया में भी झांकते हैं, ताकि ये समझ आए कि ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है। अमेरिका में भी दशकों तक अफर्मेटिव एक्शन चलता रहा, जहां कॉलेज एडमिशन में रेस यानी नस्ल को ध्यान में रखा जाता था, ताकि ब्लैक और हिस्पैनिक स्टूडेंट को भी बराबरी का मौका मिले। लेकिन जून 2023 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, और हार्वर्ड जैसे बड़े कॉलेज को भी अपना एडमिशन सिस्टम बदलना पड़ा। ब्राजील में 2012 से एक कोटा लॉ लागू है, जहां सरकारी यूनिवर्सिटीज के आधी सीटें उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए, और उसमें भी ब्लैक और मिक्स्ड रेस स्टूडेंट का खास ध्यान रखा जाता है। साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद खत्म होने के बाद ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसी पॉलिसी बनाई गई, ताकि बिजनेस और जॉब्स में ब्लैक कम्युनिटी को बराबर मौका मिल सके। मतलब दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी ने कभी ना कभी ये माना है कि सिर्फ सबको बराबर मौका दो, बोल देने से बराबरी नहीं आ जाती, लेकिन ये सपोर्ट कैसे देना है और कब तक देना है, इसको लेकर आज भी हर देश अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। इसी वजह से आज इंडिया में भी कुछ बड़े सवाल खड़े हैं जिनका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। क्या रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट जाति देखकर मिलना चाहिए, या फैमिली के इनकम भी देखी जानी चाहिए? क्या प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी में ही क्यों? एक बार प्रमोशन मिल जाने के बाद भी रिजर्वेशन चलते रहना चाहिए या नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हर 10 साल में डेटा देखकर
रिव्यू होना चाहिए कि कौन सी कास्ट अब आगे बढ़ चुकी है और कौन सी अभी भी पीछे है। इनका कोई जवाब नहीं है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक नया रास्ता खोला जिसमें कहा गया कि SC और ST भी एक जैसा ग्रुप नहीं है, उनमें भी कुछ जातियां बहुत पीछे हैं और कुछ थोड़ी आगे, इसलिए राज्य सरकारें उनके अंदर भी सब कैटेगरी बना सकती है और जो क्रीमी लेयर बन चुके हैं उन्हें बाहर भी निकाल सकती है। मतलब सिस्टम खुद मान रहा है कि यह कहानी अब पुरानी सोच से नहीं चलेगी, इसे अपडेट करना ही पड़ेगा। अब जरा एक पल रुक कर दोनों तरफ के लोगों को दिल से समझिए। एक जनरल कैटेगरी का गरीब गाँव का स्टूडेंट है जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, जो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और जब सिर्फ कैटेगरी की वजह से उसका एडमिशन या जॉब नहीं लगता तो उसका दर्द भी बिल्कुल सच है। और दूसरी तरफ एक दलित या ट्राइबल स्टूडेंट है जिसके दादा आज भी गांव में अलग बैठने को मजबूर किए जाते हैं, जिसके परिवार ने पीढ़ियों से सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं देखा क्योंकि उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। उनके जाति की वजह से उनका दर्द भी उतना ही सच है। दोनों कहानियां रियल है, दोनों दुख रियल है। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक को सही कह दें और दूसरे को गलत। इसका मतलब यह है कि हमें दोनों तरफ की बात सुननी पड़ेगी, तभी कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। तो आखिर में करना क्या चाहिए? ज्यादा जरूरी है कि रिजर्वेशन को डेटा के बेसिस पर रेगुलरली रिव्यू किया जाए, ना कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिक्स के लिए बढ़ाया या घटाया जाए। फैक्ट सर्टिफिकेट रोकने के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम को डिजिटल और सख्त बनाना जरूरी है। सबसे बड़ा काम यह है कि गाँव और शहर के स्कूल की क्वालिटी एक जैसी की जाए ताकि बचपन से ही कंपटीशन थोड़ा बराबर हो। सिर्फ कॉलेज में जाकर रिजर्वेशन से बराबर करने की कोशिश ना की जाए। और क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ OBC तक ही नहीं रहना चाहिए बल्कि SC और ST में भी लागू होना चाहिए ताकि हर उस इंसान को मौका मिल सके जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड में एक बात हमेशा याद रखना, रिजर्वेशन के सपोर्ट या विरोध में उतरने से पहले हमें ये समझना होगा कि असली प्रॉब्लम आखिर है क्या। अगर हम सिर्फ गुस्सा करेंगे और एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे तो ना जनरल कैटेगरी के बच्चे को जीत होगी और ना ही रिजर्व कैटेगरी के बच्चे की जीत होगी। जीत सिर्फ उस राजनीतिक की होगी जो दोनों को आपस में लड़वाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, रिजर्वेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि यह एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं हो सकता। जितना मुझे समझ आया और जितनी मुझसे रिसर्च हो पाई, मैंने दोनों तरफ की बात आपके सामने रख दी है। वैसे एक चीज और रह गई, इतिहास में बड़ी जाति के लोगों ने छोटी जाति के लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं और यही सोच आज भी कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिल ही जाती है। अगर आपको इस कास्टिज्म मतलब जातिवाद के टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं अपनी रिसर्च शुरू कर दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को शेयर करके हाइप जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।